प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का पार्ट जो था वो कवर कर लिया था। ठीक है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था। तो अगर शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही देखने वाले। तो अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही समझ में नहीं आई है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला भी पार्ट नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 टाइप्स के हमें सॉल्यूशन पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सेकेंड, एंड द थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी हम लोग रेटिकुलम और यहाँ पे हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ी है। ठीक है, एक तो बता दिया कि ये लिपिड सिंथेसिस करता है और 2 चीजें हैं। सबसे है पहला डिटॉक्सिफिकेशन एंड द सेकेंड इज कैल्शियम आयंस का स्टोरेज, जो एसईआर का काम इसमें भी है। हेलो पंकिन्स, वेलकम टू मेरिट होम सेंटर। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। आज हम लोग सेल चैप्टर का अगला टॉपिक सीखने जा रहे हैं एंड दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लास्ट कुछ फ्यू लेक्चर्स में हमारा जो लेक्चर हुआ था लास्ट, उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का पार्ट जो था वो कवर कर लिया था। ठीक है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, राइट। दिस वाज द स्ट्रक्चर, है ना। इसको हमने डिटेल में स्टडी किया था, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स थे वो भी हमने देखा था। ठीक है, तो अगर शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले वो वीडियो देखिए। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही देखने वाले। तो अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही समझ में नहीं आई है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला भी पार्ट नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो तो moving towards the next slide and that is the transportation across the cell membrane। देखो अभी सेल के थ्रू बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। ठीक है, सेल को कुछ चीजों की जरूरत होती है तो इंजेक्शन होता है, और कुछ अगर सेल को नहीं चाहिए, अनवांटेड थिंग्स है, तो वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट कर देती। ठीक है, लेकिन हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ही हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब बहुत ऐसे थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनको एक्चुअली हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने परमिट किया कि हाँ आप भैया आप लोग जा सकते हो, लेकिन बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है दे मतलब वो भी इसेंशियल है सेल के लिए, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है ना, वो कैसे पास करते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले। ठीक है, चलो तो सबसे पहले सीखते हैं कि एक्चुअल में ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली ट्रांसपोर्ट करवा के हमें दे देती है। ठीक है, ओके। सबसे पहला जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, जो टाइप है वो है डिफ्यूजन। ठीक है, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स प्रेजेंट। द वन इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एंड द वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। चलो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लिख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही होगा। ठीक है, तो पैसिव में हमेशा चीजें फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मूव होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे किसी भी चीज की मतलब कोई भी चीज अगर ट्रांसपोर्ट करवानी है तो उसके लिए एटीपी मतलब ही एनर्जी नहीं लगने वाली है ना। सो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड हियर, रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। अभी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइप्स आते हैं, जिसमें से पहला टाइप है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किन चीजों का होता है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन ये जो प्रोसेस है इसमें जो गैसियस सब्सटेंसेस होती है, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट साइज बहुत छोटा होता है, वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पर आउटसाइड है हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और नीचे की तरफ मतलब अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन गैस को क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते। ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स द लो कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, मूव करेंगे। यहाँ पे हमें कहीं पे भी एटीपी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। किसी भी टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व है क्या इस ट्रांसपोर्टेशन में, नहीं। ओके, द नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टाइप इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस बस इतना होता है कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो गेटेड चैनल्स होते हैं
ये मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए हेल्प करते, ठीक है। अभी इसको पैसिव क्यों बोला है, क्योंकि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव होंगे। सेकेंड थिंग इज यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स है ये यहाँ पर एम्बेडेड होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन्स पूरे अंदर की तरफ एम्बेडेड होते हैं, लास्ट डायग्राम में हमने पढ़ा था। अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो करो, याद आ रहा है कुछ, क्या थे? These were integral proteins, ठीक है। तो ये कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो स्पेशली आयन चैनल्स नाम से जाने जाते हैं। यस, ओके। द नेक्स्ट टाइप इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन चीजें मूव होंगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होगा ट्रांसपोर्ट का, वो फ्रॉम लो टू हाई होगा, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पर भी थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या लगने वाला है, एटीपी लगने वाला है। क्यों एटीपी लगने वाला है, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हैं, है ना, लो टू हाई जा रहे हैं, तो बट ऑफ कोर्स हमें क्या लगेगी, यहाँ पे एनर्जी लगेगी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी और एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में भी देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। लेकिन इतना हार्ड या फिर इतना डिटेल आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो सिर्फ ये बताती हूँ कि जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी में डायरेक्टली एटीपी का यूज होता है, लेकिन सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां पे डायरेक्ट एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर नाम के कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवा के देते, ठीक है। तो एनर्जी तो लगती है लेकिन डायरेक्टली एटीपी नहीं लगते, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हियर इज द डिफरेंस कि इसको प्राइमरी बोला जाता है और इसको सेकेंडरी बोला जाता है, ठीक है। ये बस नोट करके लिख लेना, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर से रिकॉल करते, देखो, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है ना। एज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो बहुत थोड़ी चीजों को क्या करती है, अलाउ करती है। उसमें से भी जो सिंपल गैसेस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा रहता है, उनको तो वो डायरेक्टली अलाउ कर देती है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चीजें क्या होती है, मूव होती है, और यहाँ पे हमें इसलिए एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लो है ट्रांसपोर्टेशन का, वो अक्रॉस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि थ्रू ग्रेडियंट चल रहा है ना, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हम लोग नहीं चल रहे, ओके। द नेक्स्ट इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जहां पे आयंस आते, ठीक है। आयंस बेसिकली थ्रू सिंपल डिफ्यूजन नहीं पास होते, इसलिए हमें यहाँ पे आयन चैनल्स लगाने पड़ते, यहाँ से आयंस पास होंगे थ्रू दिस आयन चैनल्स, इसीलिए हमने इसको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का नाम दिया, दैट इज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। लेकिन कंसेप्ट सेम है, चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही जाने वाली है, ओके। एक्टिव में ऐसा नहीं होता, एक्टिव में सब कुछ उल्टा चल रहा है। क्या उल्टा चल रहा है, लो टू हाई जा रहा है, एनर्जी भी लग रही है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन उसमें और भी अगर डिटेल जाएगी तो वो भी प्रेजेंट है ना, ओके। चलो, तो आई होप कि अभी आपको ट्रांसपोर्टेशन का पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर होगा, ओके। अभी इसमें ही हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज दी ऑस्मोसिस, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चीजें यहाँ पे मूव होने वाली है, लेकिन ऑस्मोसिस में हम लोग सिर्फ बात करते हैं अबाउट वाटर, ओके, यस। और एक है कि डिफ्यूजन जो है वो गैसेस का होता है, और ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर का ही होता है। डिफ्यूजन में कभी भी हम लोग वाटर के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ देयर इज वन एड ऑन पॉइंट, देखो, वाटर वैसे भी अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सकता है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पे देयर आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट। वो प्रोटीन्स का मैं नाम आपको यहाँ पे लिख के दूंगी,
एक्वापोरिन्स, ठीक है। सो एक्वापोरिन्स आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच आर present in our plasma membrane which are responsible for transporting the water across the membrane. चलो, तो ऑस्मोसिस में अभी यहाँ पे तो हमें 3 सेल्स वगैरह दिखाई दे रही है, हम लोग डायग्राम बाद में देखेंगे, है ना। आप लोग पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो बाद में, लेकिन अभी पहले सुनो कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ओके, देखो, ऑस्मोसिस की 2 डेफिनेशन होती है ना, मैं बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि ऑस्मोसिस की हमेशा 2 डेफिनेशन होती है, ठीक है। वो 2 डेफिनेशन कौन सी होती है, पढ़ते। सबसे पहली जो डेफिनेशन होती है वो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये पहली डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, ठीक है। अभी दूसरी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पे अभी मैंने एक सेल कंसिडर की है ना, दिस इज अ सेल, ठीक है। यहाँ पे हमने एक माइक्रो टाइटर प्लेट या फिर बीकर वगैरह आपके लिए कंसिडर किया, ठीक है। ओके, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है ना। अगर मैं मान के चल रही हूं कि ये जो सेल है इसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब इसका और एक मीनिंग होता है कि यहाँ पे बाहर की तरफ बहुत सोल्यूट्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब बाहर का जो सॉल्यूशन है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। वहां पे बहुत पानी क्या है, कम है, क्योंकि वहां का जो रीजन है वो ज्यादातर किसने एक्वायर्ड किया है, सोल्यूट्स ने, ठीक है। सोल्यूट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स क्या होता है ना, ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। सोल्यूट्स वो होते हैं जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जो सोल्यूट को उसमें डिसॉल्व करके लेता है। जैसे पानी और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दोगे तो वाटर इज योर सॉल्वेंट और सॉल्ट इज योर सोल्यूट। तो ये जो बाहर का रीजन है ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना। वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे कम है, मीनिंग कि यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको ऐसी पड़ेगी, देखो। लेकिन यहाँ पे हम लोग सोल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लेकिन लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में, मीनिंग तो सेम ही रहेगा, है ना। लेकिन एमसीक्यू हो या कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो आते हैं जिनमें सेल्स वगैरह दी हो, है ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें शायद आप लोग ये कंफ्यूजन कर दो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा के दे रही हूँ कि ऑस्मोसिस की 2 डेफिनेशन बनती है। सबसे पहले कि वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मूव करेगा। द सेकेंड थिंग कि यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, तो वाटर हमेशा लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ही मूव करेगा। डेफिनेशन सेम ही है, मतलब मीनिंग दोनों का भी एक ही निकल के आ रहा है, लेकिन वर्डिंग्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। चल, ओके। अभी जब हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ते हैं तो वहां पे 3 टाइप्स के हमें सॉल्यूशन पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, सेकेंड, एंड द थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अभी हम लोग ये डायग्राम देखते हैं, चलो देखो अभी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये जो सेल है, ये सेल में से पानी बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है ना। और बाहर की तरफ जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत लो है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ
कि बाहर की तरफ वाला जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंटेन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स कंपेयर्ड टू द सराउंडिंग फ्लूइड एंड दस पुश वाटर आउटसाइड ऑफ द सेल, श्रिंकिंग इट। तो ये जो पहली टाइप की जो सेल है, ये हमने किस मीडियम में रखी है? एक मिनट। ये जो सेल है ये हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसकी वजह से सेल में से जो पानी है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अभी हाइपर, हाइपर मतलब किसी भी चीज को हम लोग ज्यादा ऐसे कंसीडर करते हैं ना, तो यहाँ पे ज्यादा क्या है? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन किस में है? सॉल्यूशन में। तो समझ में आ रहा है सॉल्यूशन कहाँ पे रहेगा? बट ऑफ कोर्स आउटसाइड ऑफ द सेल रहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो, ये सेकेंड कंडीशन है कि यहाँ पे वाटर बाहर की तरफ भी इक्वली जा रहा है और अंदर की तरफ भी इक्वली आ रहा है। तो इस वाले सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? देखो, which have the same solute and pH concentration as the surrounding body fluids or the cytoplasm। मतलब बाहर की तरफ भी उतना ही पानी है और सेल के अंदर की तरफ भी उतना ही पानी है ना। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या हो रही है? बाहर और अंदर दोनों भी तरफ हो रही है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग कि अभी ये जो तीसरा सॉल्यूशन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हाइपर हो गया, आइसो हो गया, तो एक ही बचा क्या? हाइपो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, हाइपोटोनिक क्यों? हाइपो मतलब किसी भी चीज को हम लोग कम मात्रा में ऐसे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइपो मतलब लो। क्या लो है? सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन। और सॉल्यूशन है ना आगे लिखा हुआ, तो सॉल्यूशन तो बट ऑफ कोर्स बाहर ही होगा सेल के, ठीक है। ओके, तो अभी जब भी सेल कोई भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगी, इसका मतलब ये होगा कि बाहर की तरफ सराउंडिंग में वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, और अंदर की तरफ क्या है? बहुत ज्यादा है ना? नहीं, गलत। बाहर की तरफ वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ बहुत ज्यादा है और अंदर की तरफ बहुत कम है, इसलिए वाटर बाहर से अंदर की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। चल, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। जैसा सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू दैट वाटर की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट उस पर डिपेंडेंट रहेगी। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग सीख रहे हैं ये कब तक चलता रहेगा? क्या इंफिनिटी तक चलता रहेगा? कि अगर सपोज बाहर की तरफ पानी बहुत ज्यादा है और अंदर की तरफ बहुत कम है सेल में, तो बाहर से कितनी देर तक वो पानी आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा? तो देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग सीख रहे हैं उसका एक बेसिक पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन तब तक चलेगा जब तक मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? कि दोनों साइड पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्वल ना हो, है ना, तब तक मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कंटिन्यूअसली जारी रहेगी, ठीक है। जैसे आपको अभी पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी इक्विलिब्रियम आने तक कंटिन्यूअस चलती रहेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आप इसको मेंशन करवा लो अपनी नोट्स में, ठीक है। चल, ऑस्मोसिस हो गया। अभी ऑस्मोसिस के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, ठीक है। चल, तो सबसे पहला जो था वो था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने डिटेल में कवर कर दिया है ना। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है उसको हम लोग स्टडी करेंगे एंड दैट इज आवर न्यूक्लियस, ठीक है। अभी न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस की डायग्राम यहाँ पे आपको दी है, लेकिन मैं यहाँ से फिर से इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ओके, फॉर इजी पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चल, अगर न्यूक्लियस निकालना है ना, बचपन में कैसे निकालते थे न्यूक्लियस? ऐसे, ये एक सेल हो गए
ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, है ना? नहीं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, बायोलॉजी को और डिटेल में पढ़ते जाओगे, तो ऐसी डायग्राम आपको नहीं बनानी है ना? एक्चुअल में हमारा जो न्यूक्लियस होता है, इट इज नॉट इंटैक्ट। हमारा न्यूक्लियस इंटैक्ट नहीं है, ऐसा पूरा सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके। देखो, तो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर रीजन में होती है प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी ये जो है, ये वॉल, ये जो मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ है, इसलिए ये हो गई आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो अंदर की तरफ है उसको हम लोग बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। अभी ये जो बीच बीच में आपको गैप दिखाई दे रही है, ये गैप को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। दिस इज अ न्यूक्लियर पोर। एक मिनट, ये है न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे भी आपको वही डायग्राम है ना? देखो, बाहर की तरफ जो है उसको हमने न्यूक्लियर एनवेलप कहा है ना? बीच बीच में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी अंदर का स्ट्रक्चर एक बार स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे से ये जो प्रेजेंट है ना, और ये का अलग स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियोलस का। तो ये जो अलग से दिख रहा है और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये है हमारा क्रोमैटिन। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है क्रोमैटिन, है ना? डीएनए क्यों नहीं लिखा मैम ने, है ना? या फिर बहुत सारे डायग्राम्स में ऐसा होता है कि डीएनए नहीं लिखते, डायरेक्टली क्रोमैटिन लिख देते हैं ना। तो ये चीज को हम लोग एक इजी स्टेप में समझ देते हैं। देखो, हमारा जो डीएनए होता है, स्पेशली ह्यूमंस का या यूकैरियोटिक सेल का, वो शायद से, मतलब देखो, 2 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, अभी ये इतना बड़ा जो डीएनए है, इसको ये छोटे से लाइक माइक्रो स्ट्रक्चर 0.2 माइक्रोमीटर्स का ये स्ट्रक्चर रहता है ना, इस छोटे से इतने से न्यूक्लियस में हम लोग इतना बड़ा 2 मीटर्स का डीएनए कैसे फिट करेंगे? तो बट ऑफ कोर्स ये जो रस्सी होती है डीएनए जैसी बड़ी, बहुत बड़ी, उसको हमें कॉइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है, वो डीएनए को हम लोग हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये टोटल 8 प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, फुटबॉल खेलते हो ना? हाँ, तो ऐसा फुटबॉल जैसे ये 8 ऐसे प्रोटीन्स जो होते हैं वो बाइंड होता है एक दूसरे से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हाँ, और इसके अराउंड हमारा जो डीएनए है वो कॉइल किया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर कॉम्पैक्टली पैक होते हैं और वो फाइनली आपको बनाकर देंगे क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन होता है ना कि क्या क्रोमैटिन और डीएनए अलग अलग चीजें हैं, तो नहीं, है ना? सिर्फ हमने डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से कॉइल किया है और उसको एक प्रॉपर, उसका जो लेंथ था वो और ज्यादा क्या किया है, थोड़ा सा रिड्यूस्ड किया है और उसको एक अलग से नाम दिया है, दैट इज योर क्रोमैटिन, है ना? तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो आप लोग, इसमें एक बात याद रखना कि बीच बीच में आप लोग ऐसे हिस्टोन्स के प्रोटीन्स दिखा सकते हो। ठीक है, इससे आपका स्ट्रक्चर और भी डिटेल हो जाएगा और डायग्राम को फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके। ये न्यूक्लियोलस में क्या रहता है? न्यूक्लियोलस में इसेंशियल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती है, प्लस कुछ आरएनए रहते हैं। ठीक है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, चल क्लियर है ये सबको?
ओके, ये यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, देखो फिब्रिलर सेंटर है, बीच में डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट्स रहते हैं, ग्रैनुलर कंपाउंड्स रहते हैं, इसके ही अंदर थोड़े क्या प्रेजेंट रहते हैं, आरआरएनए और सम टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट रहते हैं जो न्यूक्लियस के लिए इसेंशियल होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा है फंक्शन इसका, synthesizes rRNA and assembles ribosomal subunit। राइबोसोम्स बनाने के लिए जो मशीनरी लगती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियोलस में ध्यान रखना। न्यूक्लियस का मतलब जो पूरा न्यूक्लियस है उसका क्या फंक्शन लिखोगे एक सेंटेंस में, कंट्रोल्स द सेंटर, इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारे बॉडी का जो कंट्रोलर होता है वो कौन होता है, हमारा ब्रेन होता है, वैसे ही एक सेल का जो कंट्रोलर होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, याद रखना हमेशा। आपके घर का कंट्रोलर कौन होता है, मम्मी या पापा? हमारे घर का कंट्रोलर तो मम्मी होती है। ठीक है, तो वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का क्या होता है, सेंटर पार्ट होता है। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे राइबोसोम लिखा है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ा देती हूँ, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा कनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट न्यूक्लियस, है ना। ये देखो फिर से मुझे न्यूक्लियस ड्रॉ करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है। ओके, ये आपको पता है कि ये जो आउटर रहता है मेम्ब्रेन, इसको हम लोग आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यही फोल्ड होती है। ठीक है, यही क्या होती है, फोल्ड होती है, और इसकी फोल्डिंग की वजह से यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। कौन से दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चल देखो डिफरेंस क्या होता है, हमारा जो आरईआर है, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, दिस इज योर आरईआर। इस पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ओके, अभी देखो क्या हुआ, जब हम लोग सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, है ना, सेल की डिस्कवरी तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स पढ़ने के लिए हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम लोग लैब में यूज करते हैं वो यूज नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो जब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये स्ट्रक्चर देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो उनको वहां पे ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत रफ दिखाई दिया। रफ क्यों दिखाई दिया, क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारे राइबोसोम्स। ठीक है, ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं RER। अभी ये जो RER की मेम्ब्रेन है ये किससे बनी हुई है, और टोटल हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनसे ही ये मेम्ब्रेन क्या होती है, बनी होती है। तो जो मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है या कंपोजिशन है, सॉरी, जो मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो एग्जैक्टली सेम है लाइक आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, तो इसीलिए सिलेक्टिवली यहाँ से भी क्या होती है, चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, लेकिन यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन हमको इतना अभी के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चल अभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब मेम्ब्रेन है लेकिन वो
ट्यूब्यूलर फॉर्म में है, ठीक है, ट्यूब्स जैसे उसके स्ट्रक्चर्स है और वो स्मूथ अपीयर हुई इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब साइंटिस्ट इसको सेल के अंदर वाले ऑर्गेनल्स को पढ़ रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन आरईआर एंड एसईआर। द नेक्स्ट डिफरेंसेस इनके फंक्शंस क्या होते हैं, देखो राइबोसोम एसोसिएटेड है विथ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, है ना। अंदर हमारा डीएनए होता है, देखो डीएनए से क्या बनते हैं, आरएनए बनते हैं, है ना। और आरएनए जो है वो आरएनए राइबोसोम के ऊपर आएगा। अब ये जो आरएनए है ये अंदर से बाहर कैसे आएगा, विद दिस हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर होता है वो हेल्प कर देता है ये आरएनए को बाहर आने में। तो ये आरएनए यहाँ से बाहर आ गया न्यूक्लियर पोर से। अब ये किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम क्या करेगा, ये आरएनए में जो जो कोड्स लगे हुए हैं वो उसको पढ़ेगा, है ना, उसको ट्रांसलेट कर देगा और प्रोटीन्स को बना देगा, ठीक है। तो जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या आएगा कि दिस इज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, देखो ये जो राइबोसोम है ये ईआर पर है, ये तो कंफर्म है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म रहता है सेल का वो साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन आरईआर। ओके, तो जैसे ही प्रोटीन बना ये प्रोटीन जाएगा अंदर की तरफ, है ना। क्यों? क्योंकि अभी ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स यहाँ पर फोल्ड किए जाएंगे प्रॉपरली। मतलब अगर ये एक चेन प्राइमरी प्रोटीन है ना, प्राइमरी प्रोटीन ऐसे होते हैं जहाँ पे बस एक सिर्फ अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम लोग इसको फोल्ड कर दे ऐसे तो क्या हो जाएगा, जगह भी कम हो जाएगी और वो प्रोटीन फंक्शनल रहेगा, है ना। ऐसे प्रोटीन्स जो है वो फंक्शनल नहीं रहते क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करना बहुत आसान है, लेकिन अगर फोल्ड करोगे तो इसको ब्रेक डाउन करना इतना आसान नहीं होता। तो फोल्डिंग कहाँ पे होगा प्रोटीन्स का, आरईआर में, ठीक है। एसईआर में अभी क्या होगा, अगर यहाँ पे प्रोटीन्स बन रहे हैं तो द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट वी आर रिक्वायर्ड इज लिपिड। तो लिपिड सिंथेसिस का जो काम होता है वो हमारा चलता है एसईआर में। अभी लिपिड्स कहाँ कहाँ पे लगते हैं, दैट इज आर होमवर्क, है ना। आज लिख लेना कि सेल में या फिर बॉडी में कहाँ पे हमें लिपिड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, ये लिख लेना। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। एक तो बता दिया कि ये लिपिड सिंथेसिस करता है और दो चीजें हैं, सबसे है पहला डिटॉक्सिफिकेशन एंड द सेकेंड इज कैल्शियम आयंस का स्टोरेज, जो एसईआर का काम इसमें भी है। अच्छा, द नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अभी जैसे हमने प्रोटीन्स का थोड़ा सा सिंथेसिस देख लिया, उसके एसोसिएटेड ही गोल्गी एपरेटस का क्या होता है, काम होता है। जो हमारा गोल्गी एपरेटस होता है उसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेसेस, है ना। ये जो ऐसे अंदर की तरफ कॉन्केव है इसको हम लोग बोलते हैं सिस फेस, और ये जो फेस होता है ना ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स है इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। जो प्रोटीन्स फोल्ड हुए हैं कहाँ पे, आरईआर में, वो प्रोटीन्स वेसिकल के फॉर्म में, मतलब एक सपोज करो कि पैकेजिंग के डब्बे में, है ना। क्योंकि देखो खाना जो स्विगी होता है ना, इंस्टामार्ट, ये सब जो बड़े बड़े ऑर्डर लेने वाले वगैरह कंपनीज है, वो क्या करती है, जो भी कोई अगर फूड कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो वो एक पैकेज करके देते हैं ना, क्यों, क्योंकि खाना खराब ना हो सके। तो ऐसे ही हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, दिस प्रोटीन्स आल्सो पैक्ड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और वो वेसिकल के फॉर्म में गोल्गी एपरेटस में एंटर करते हैं, है ना। यहाँ पे उन पर मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस का काम क्या है, मॉडिफाइज शॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स। फाइनल जो प्रोटीन का पैकेजिंग होता है वो हमारा चलता है गोल्गी एपरेटस में, ठीक है। जो लिपिड्स हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए थे उसका भी पैकेजिंग कहाँ पे होता है, गोल्गी एपरेटस में होता है। ओके, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू लुक इज अवर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया तो बचपन से सुनते आ रहे हो, क्या है, पावर हाउस ऑफ अवर सेल, ठीक है। चलो तो जरा सा
पावर हाउस के बारे में हम लोग अभी सीखते। ठीक है, देखो डायग्राम तो वहां पर प्रेजेंट है ना, चार्ट के फॉर्म में। जो मुझे चीज आपको सिखानी है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई देती है ना। हम लोग यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। देखो, दिस इज एन आउटर मेम्ब्रेन, है ना। उसके अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड कर कर रखी हुई है ना। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसकी फोल्डिंग की वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसको ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, ये जो क्रिस्टे है ये अंदर की तरफ अभी फोल्डिंग है ना, है ना, ऐसा फोल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर है। तो बीच में कुछ ऐसा पोर्शन होता है जिसकी वजह से कंपार्टमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है उनके अंदर जो मैट्रिक्स, जो एक लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के पास उसका डीएनए है, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और उसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, शायद ये आपको बात पता होगी, लेकिन ये बात पता नहीं होगी कि ये जो डीएनए है ये हमेशा सर्कुलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक, मतलब जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोकारियोट्स है उनका भी डीएनए सर्कुलर होता है ना। इससे क्या पता चलता है, देखो कि हमारी जो सेल है यूकैरियोटिक की सेल, वो कहाँ से डेवलप हुई है या कहाँ से इवॉल्व हुई है, तो वो प्रोकारियोट से ही इवॉल्व हुई है। क्योंकि यहाँ पर पाए जाने राइबोसोम्स, यहाँ पर पाए जाने वाले राइबोसोम्स भी 70S टाइप के होते हैं, जस्ट लाइक एन प्रोकैरियोटिक सेल। अभी यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये इनर मेम्ब्रेन पर खूब सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन्स ग्लूकोज से ब्रेक डाउन किया हुआ NADH और FADH जो पार्ट्स हमें मिलते हैं थ्रू ग्लाइकोलिसिस एंड TCA प्रोसेस, है ना। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में अभी नहीं पढ़ सकते। लेकिन याद रखना, हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट तब होती है जब हम ग्लूकोज से ATP बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन पर माइटोकॉन्ड्रिया के, वो हमें सिंथेसिस करवा के देते हैं ATP का। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक में वो जो काम होता है वो होता है ATP प्रोडक्शन थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में क्या रहता है, स्ट्रिक्टली एब्सेंट रहता है ना। वो कहाँ पे रहेगा, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट रहने वाला है। चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ लिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का और एक हिडन है फंक्शन जो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, जब भी सेल के अंदर कोई एक कंपोनेंट अगर डैमेज हो जाए, है ना, तो सेल जो ऐसी डैमेज्ड है हम उसको रखते नहीं, है ना। तो इसी इनर मेम्ब्रेन पर एक ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम होता है जो रिलीज्ड होता है और पूरी जो सेल होती है उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जितनी हमें इंपॉर्टेंट लगती है, ऐसी बहुत हीरो टाइप की लगती है ना, उतनी वो विलन टाइप की भी है ना। जब सेल डैमेज हो जाती है तो तब हमें पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी हानिकारक है। ठीक है, चल, हाँ, तो अभी हमने ये 8 ऑर्गेनल्स तो पढ़ लिए, है ना। अभी ये जो बाकी के ऑर्गेनल्स है ये बहुत ही सिंपल है। देखो, लाइसोसोम्स का काम क्या रहता है, बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आ गया है ना, ओके, ब्लड में वगैरह घूम रहा है, मजे कर रहा है ना, उसकी मौत चल रही है फुल। लेकिन जब वो किसी सेल के अंदर एंटर करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ब्लड में या फिर आपके गट में प्रेजेंट रहने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस पर सर्वाइव कर देते हैं। लेकिन स्पेशली जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस सेल के अंदर एंटर करते हैं। तो ऐसे जो वायरसेस सेल के अंदर एंटर हुए हैं उनको हम लोग लाइसोसोम के साथ फ्यूज करवा देते हैं। लाइसोसोम क्या है, बस एक मेम्ब्रेन है ना, एक ऐसा फुटबॉल जैसा एक गोला है, बॉल जैसा, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। और ये जो एंजाइम्स है इनको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि जो भी वायरस या फिर फॉरेन पार्टिकल एनगल्फ हुआ है सेल के अंदर की तरफ, उसको ये क्या कर देंगे, डिग्रेड करने का काम कर देंगे। तो लाइसोसोम्स का काम क्या हुआ, इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ
मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉरेन पार्टिकल्स को तो ये तो करते ही है, लेकिन कुछ अगर पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स ऐसे है जो भी सेल को लगने नहीं वाले हैं, तो उसका डिग्रेडेशन भी हमारी लाइसोसोम्स आपको करवा के देगी। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर सपोज करो ये जो लाइसोसोम है ये अगर फट गया, मतलब मेम्ब्रेन सपोज ब्रेक डाउन हो गई इसकी, तो ये जो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये बाहर की तरफ आ जाएंगे, है ना, एक्सप्लोजन जैसे। मतलब हमारी जो सेल है ना, घर के अंदर ही बॉम्ब लेके घूम रही है, और उसका नाम है लाइसोसोम्स। चलो, नेक्स्ट इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर कुछ ऐसे कैटालिसिस एंड कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। जो एंजाइम्स हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है उसमें H2 बनता है, लेकिन उसके पहले H2O बनता है ना। H2O इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज्यादा लीथल होता है। अगर सेल में मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो पूरी सेल की सेल क्या हो सकती है, किल हो सकती है, ठीक है। तो इस H2O को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू H2O विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सिसोम्स। तो पेरोक्सिसोम्स के पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिया है ना। ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल फैटी एसिड्स होते हैं या फिर आपका H2 हो गया, उसको ब्रेक डाउन करके आपको दे देंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल इज अवर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की सेल्स में, ठीक है। ओके, देखो क्लोरोप्लास्ट में भी, क्लोरोप्लास्ट इज जस्ट सिमिलर टू अवर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास ही दो मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये जो हर एक स्ट्रक्चर है इसके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन नहीं बल्कि दो दो मेम्ब्रेन है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, इनके पास कितनी मेम्ब्रेन्स होती है, एक एक मेम्ब्रेन होती है। लेकिन ये जो बाकी के स्ट्रक्चर्स है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसके पास हमेशा दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, देखो चलो, तो क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर देखते हैं ना। देखो, क्लोरोप्लास्ट में एक होती है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहेगी, उसको हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर रीजन में प्रेजेंट रहती है उसको हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, अंदर की तरफ क्या क्या प्रेजेंट रहता है, देखो ये आपकी, हाँ, ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ब्लू में निकाला है, शायद आपको दिक्कत होगी, फिर आप लोग बोलोगे अरे मैम ने ब्लू कैसे निकाला क्लोरोप्लास्ट। सर, ये लोग ग्रीन कलर में क्लोरोप्लास्ट। हाँ, तो ये हो गई दो मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर एंड इनर। यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे, जैसे नहीं कि गोदाम में बोरियां रहती है, वैसे यहाँ पे थैलाकॉइड्स जो होते हैं, ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है ना, एक सिंगल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं थैलाकॉइड। ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स है, इस पर ही एक्चुअली आपका फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है, यहाँ पे परफॉर्म होता है, उसको हम लोग लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। सो जो लाइट रिएक्शन होती है, वो लाइट रिएक्शन परफॉर्म होती है इन योर थैलाकॉइड की, इन योर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, है ना। अभी ये जो थैलाकॉइड्स ऐसे स्टैक्स में प्रेजेंट है ना, ये जो पूरा स्टैक है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते हैं, ग्राना। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्राना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेला, ये जो अटैचमेंट का पॉइंट होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही यहाँ पे एक डेंस मीडियम प्रेजेंट रहता है बाजू में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन, जो फोटोसिंथेसिस होता है, वो फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन चलेगा थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो आपका चलेगा स्ट्रोमा में, ठीक है। तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है।
यहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पे इसका लेबलिंग भी है। मैंने क्यों बोला पहले कि ये एकदम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है, मतलब दोनों ऐसे भाई बहन की जैसे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग स्ट्रोमल डीएनए बोलते हैं और राइबोसोम्स बोलते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है, क्योंकि यहाँ पे सेल में चलने वाली इसेंशियल प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है ना। तो इसके लिए उनको एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, और प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन्स, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे उनके पास खुद के क्या होता है? डीएनए होता है, और प्रोटीन बनाने की मशीनरी, दैट इज अवर राइबोसोम्स, भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है वैक्यूल। वैक्यूल्स भी कहाँ पर पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनका रोल क्या होता है? स्टोरेज का, है ना। कुछ भी फैट्स हो, स्टार्च हो या फिर वाटर हो, इसको ये लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है वो वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से आजू बाजू के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स एकदम साइड साइड में चले जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो वैक्यूल का काम क्या रहेगा आपका? स्टोरेज, मेंटेन्स द टर्गर प्रेशर एंड सपोर्ट्स द सेल। ठीक है, चलो अभी इसके बाद लोकोमोशन के बारे में बात करते हैं। लोकोमोशन मतलब कोई भी सेल क्या यहाँ वहां से मूव कर सकती है, एक चीज वो हो गई। दूसरी, क्या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड दिस सेल होता है? तो हाँ, होता है, लेकिन फिर कैसे होता है? उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अभी देखो, फ्लैजिला एंड सीलिया, दिस टू ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल। जो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या होता है? पाए जाते हैं ना। यूकैरियोटिक सेल में भी है, लेकिन अमीबा वगैरह जो छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है ये मूवमेंट करवाने में हेल्प करेंगे। तो इन दोनों का जो फंक्शन होता है वो सेम है, लोकोमोशन। इसका तो लोकोमोशन ऑफ सेल ही है, लेकिन इसका है कि मूवमेंट ऑफ सेल और मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द सरफेस। ये आजू बाजू, सेल के आजू बाजू में जो भी फ्लूइड वगैरह होगा उसकी भी मूवमेंट करवाने में हेल्प करवाता है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट फ्यू ऑर्गेनल्स आर सेंट्रोजोम एंड साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये तीन जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये अंदर, सेल के अंदर अगर कोई भी चीजों का इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन करवाना हो तो इसके लिए वो काम आते हैं। ठीक है, और जब हम लोग सेल डिवीजन के बारे में सीखेंगे तब हमें वहां पे सेंट्रोजोम का भी रोल क्लियर हो जाएगा, है ना। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो उनको जो खींचने का काम होता है ना, वो खींचने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम्स करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑल द ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन आवर सेल। ठीक है, चलो थम्स अप कर दो। और अभी हम लोग ये थोड़ा सा कंपैरेटिव चार्ट पढ़ लेते हैं बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल। देखो, इस पूरे चैप्टर में डायग्राम्स तो आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी, है ना, लेकिन उसमें से बेसिक डायग्राम जो आपको सीखनी है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल की तो इजी है ना, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या पूछा गया है इस पर डिपेंड करता है कि आप डायग्राम कौन सी निकालने वाले हो। अगर आपको पूछा है यूकैरियोटिक प्लांट सेल तो आपको प्लांट सेल की निकालनी पड़ेगी, और अगर आपको पूछा है कि आपको यूकैरियोटिक एनिमल सेल की डायग्राम बनानी है तो आपको ये वाली डायग्राम क्या करनी पड़ेगी? वहां पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी क्यों ऐसा है? क्योंकि डिफरेंसेस है, दोनों भी सेल एक जैसी नहीं है ना। चल, सबसे पहला, सेल का जो शेप होता है उसमें भी डिफरेंस है ना। क्या है? देखो, प्लांट की जो सेल होती है वो हमेशा रेक्टेंगुलर होती है ना। आपकी बुक्स में भी दिया होगा, जब ऑनियन सेल्स को आप लोग पढ़ते हो तो उसका ऐसा रेक्टेंगुलर शेप होता है। जब आप लोग ह्यूमन चीक्स की सेल्स को पढ़ते हो तब उसका शेप थोड़ा सा शेप जो है वो सर्कुलर टाइप में रहता है ना। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एनिमल्स की सेल्स जो होती है वो हमेशा राउंड और ओवल होती है ना। नेक्स्ट डिफरेंस है सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बीनीथ द सेल वॉल, क्योंकि बाहर की तरफ सेल वॉल है तो उसके नीचे ही क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। लेकिन एनिमल्स में तो सेल वॉल ही नहीं है, तो वहां पर सेल मेम्ब्रेन ही सेल की बाउंड्री हो गई। ठीक है, चल तो रूल्स थोड़े से अलग होते हैं इनमें बाउंड्री के। ओके, हाँ, और एक कि यहाँ पे जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज एक शुगर है ना, पॉलीमर ऑफ शुगर्स है। ठीक है, ये याद रखना कि सेल वॉल प्लांट्स में किससे बनी होती है। ओके, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, या फिर वन लाइन जो सेंटेंस वन लाइन आंसर्स आते हैं ना उसमें। चल, नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सेल में प्रेजेंट रहेगा, है ना। ओके, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर नीचे सिमिलरिटीज दी है, वो हम लोग देखने ही वाले। यहाँ पे हम लोग अभी डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, याद रखना। प्लास्टिड्स भी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसमें। प्लास्टिड्स मतलब क्या, जो कलर दे सके। देखो, एनिमल सेल में कुछ कोई भी सेल ऐसी नहीं है जिसके अंदर कलरेशन का कोई ऐसा पिगमेंट है ना, एक्सेप्ट आरबीसी। ठीक है, ओके। लेकिन आरबीसी जो है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको हम लोग प्लास्टिड नहीं बोलते, क्योंकि वो कोई मेम्ब्रेन से बंधा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो प्लास्टिड्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बना हुआ अलग एक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक योर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है, लेकिन वो प्लास्टिड नहीं है। प्लास्टिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नंबर्स ऑफ पिगमेंट्स अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी आपको प्लांट सेल में ही दिखाई देंगे, एनिमल सेल्स में वो एब्सेंट रहते हैं। ओके, लाइजोसोम्स वगैरह बाकी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम होते हैं ना, बोथ आर यूकैरियोटिक, डीएनए भी दोनों का सेम होता है, दोनों की प्रोसेसेस, मतलब डीएनए से ही आरएनए बनेगा, आरएनए से ही प्रोटीन बनेगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स एक जगह पर ही रहते हैं तो उनमें कौन सी भी तो एक स्टेप मिस हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। सारी जो डीएनए की रिलेटेड जो प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, वो सारी सेम चलेगी। ठीक है, बोथ जगह पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, जनरेशन ऑफ एटीपी, वो भी क्या रहेगा, कॉमन होगा। ओके, देन आरईआर, एसईआर, फिर गोल्गी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उनका फंक्शन भी सेम रहेगा और उनका कंपोजिशन भी सेम रहेगा। चल, तो जो लास्ट टॉपिक है ना पूरे सेल चैप्टर का, वो है सेल डिवीजन, और उसमें ही सेल साइकिल भी मैं आपको क्या करने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। क्योंकि दोनों भी जो टॉपिक होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग सेल की साइकिल भी सीखेंगे कि सेल कौन से स्टेजेस से गुजर कर जाती है ना। जैसे रिलेशनशिप के भी स्टेजेस होते हैं ना, वैसे ही हमारे सेल की भी क्या होती है, स्टेजेस होती है। ठीक है, और सेल डिवीजन इज इट्स लास्ट स्टेज। तो कैटोसिस और मियोसिस कैसे होता है ये भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे। चल।